नमस्कार, मैं आकाश पाठक और आज एमपीपीएससी 2019 के केस के ऊपर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और इस केस में हम कल के जजमेंट पर भी चर्चा करेंगे और इसके अलावा इस केस के जजमेंट के अगेंस्ट जो हम केस करने जा रहे हैं उसको लेकर हमारी माननीय एडवोकेट साहब से क्या बातचीत हुई है, क्या उन्होंने कहा है, इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे और आपको सारी जानकारी देंगे। सभी मित्रों के मैसेज कॉल आ रहे थे कि आप क्या बातचीत हुई वो बता दीजिए। तो ये वीडियो एक माध्यम है जिससे सभी लोगों तक ये आवाज़ और ये बात जो है वो पहुंच सकती है। तो जानकारी शुरू करें उससे पहले मुझे याद आता है कि रीमेंस जो है वो अटल सत्य था, है और रहेगा। रीमेंस का कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा ये अटल शब्द जो है इससे याद आता है मुझे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे संसद में कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा। और ये जो लाइनें थी, ये लाइन जो है वो बहुत कुछ जीवन में सिखाती हैं हमें। और वो कहते थे इसमें आगे कि चाहे मुझे ताप दो, चाहे अभिशाप दो, वरदान नहीं मांगूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तो ये लाइंस जो है हमको बड़ा ही मोटिवेट करती हैं कि हमें किसी भी कीमत पे हार नहीं मानना है और हार तो हमारी हुई ही नहीं है। चीजें हैं, आती हैं। मैं माननीय न्यायालय का जो आदेश आया कल उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे संविधान के अंतर्गत, हमारी न्यायपालिका के अंतर्गत हमको ये प्रावधान, हमारा अधिकार है कि यदि हम किसी न्याय से, किसी जजमेंट से संतुष्ट नहीं है तो उसके खिलाफ पुनः हम न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं और हम लोग इसके लिए न्यायपालिका में पुनः जाने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन कि अपन क्या क्या कर सकते हैं इसको लेकर और एडवोकेट साहब से क्या बातचीत हुई, इस विषय के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे, कल के जजमेंट की भी करेंगे, पुराने जजमेंट की भी करेंगे और क्या क्या होने वाला है उसके बारे में करेंगे। तो आप अंत तक आराम से इसको देखते रहें। सबसे पहले बात करते हैं रीमेंस की कि रीमेंस क्यों हुआ था और क्यों रीमेंस ही हो सकता है, इस विषय को लेकर। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो पिटीशन का जो खेल शुरू हुआ था वो जनवरी 2021 से शुरू हो गया था, क्योंकि दिसंबर 2020 में 2019 के प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। उसके बाद में इसमें जो रूल्स लागू किए गए थे, सिविल सर्विस रूल्स, वो 17 फरवरी 2020 के लागू किए थे, जिसमें रोस्टर का प्रावधान था। और उसके अगेंस्ट जब हम हाईकोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले चर्चा करते हैं 22 जनवरी 2021 की। 22 जनवरी 2021 को माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में एमपीपीएससी 2019 की प्रक्रिया को स्टे लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये स्टे रहेगा। लेकिन 26 जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक एप्लीकेशन लगाता है और वो कहता है कि इस पे स्टे हटा दीजिए, जिसकी सुनवाई 28 जनवरी 2021 को होती है। और 28 जनवरी 2021 का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर में कहा गया था कि ठीक है हम इस पे स्टे हटा देते हैं, लेकिन ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, संपूर्ण परीक्षा है, वो याचिका नंबर 542 के अधीन रहेगी और जो जजमेंट इसका आएगा वो प्रक्रिया पे लागू होगा। अब इसकी सुनवाई कंटिन्यू चलती है और हमारी लड़ाई जो थी वो सुप्रीम कोर्ट तक कंटिन्यू रही। मुख्य परीक्षा होने के पहले की ये बात चल रही है, लेकिन अंत में जब राहत इसमें नहीं मिल पाती है, किसी भी प्रकार की स्टे नहीं लगती है और परीक्षा हो जाती है, उसके बाद एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आता है 7 अप्रैल 2021 का, 7 अप्रैल 2022 को। और 7 अप्रैल 2022 को 542 याचिका जो थी उस पर जजमेंट आता है और इस जजमेंट में ये स्पष्ट कर दिया गया कि ये पूरी जो परीक्षा की प्रक्रिया थी वो अल्ट्रा वायरस है, मतलब असंवैधानिक है। और ये आदेशित किया जाता है कि 2015 के सिविल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग इस परीक्षा को आयोजित करवाया जाए। अब बात यह है कि 2015 का आदेश दिया था और ये परीक्षा हो रही थी 17 फरवरी 2020 के जो अमेंडेड रूल्स थे 2020 के, उसके अकॉर्डिंग करवाई जा रही थी परीक्षा। तो जब वो रूल्स को ही अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया तो ये क्लियर हो गया कि जो परीक्षा का परिणाम था
वो स्वतः ही असंवैधानिक घोषित हो जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट असंवैधानिक हो गया। अब किसी परीक्षा का प्रारंभिक तौर पर ही वो असंवैधानिक रिजल्ट था, तो उसी रिजल्ट पर होती है 2020 के नए रूल्स के अकॉर्डिंग मुख्य परीक्षा। तो जब मुख्य परीक्षा होती है, तो चूंकि वो जब असंवैधानिक घोषित हो गया है, तो मुख्य परीक्षा स्वतः ही असंवैधानिक हो जाती है। ये क्लियर है। तो वो आगे नहीं बढ़ सकती है। देखो, असंवैधानिक चीजों का बहुत बड़ा महत्व होता है। असंवैधानिक मतलब असंवैधानिक, और वो अगर प्रारंभिक तौर पर ही असंवैधानिक हो चुकी है, तो उसके आधार पर सारी चीजें असंवैधानिक होंगी। एक एग्जांपल देता हूं आपको। अभी नोएडा में 2022 में ट्विन टावर को गिराया गया। आप लोगों को मालूम है, करोड़ों रुपए खर्च किए गए और उसके बाद उसको गिराया गया। हजारों करोड़ की वो बिल्डिंग थी, लेकिन वो क्यों गिराई गई? क्योंकि जो जगह थी वो अवैध थी। ठीक है, वहां किसी भी प्रकार का कोई भी इमोशंस नहीं था कि इतने हजार करोड़ में ये बिल्डिंग तैयार की गई है, उसके बावजूद इसको क्यों गिराया जा रहा? क्यों? क्योंकि वो असंवैधानिक थी। ठीक उसी प्रकार से 2019 के जो रिजल्ट था, जो मुख्य परीक्षा थी, वो हाईकोर्ट के न्याय जो जजमेंट था उसके अनुसार क्या हो गई थी? वो असंवैधानिक घोषित कर दी गई थी। माननीय लोक सेवा आयोग ने इस विषय में कई जगहों पर चर्चा की, विधि विशेषज्ञों से सलाह ली, और उसके पश्चात ही ये निर्णय लिया गया था कि इसकी सबकी मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। और 10 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ गया था और पूर्व की जो परीक्षा थी उसको रद्द घोषित कर दिया गया था। अब बात आती है कल के जजमेंट की। तो कुछ छात्रों ने इसके लेकर याचिका लगाई थी कि हमारा इंटरव्यू था और हमको फिर से मुख्य परीक्षा देनी पड़ेगी। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, और मैंने उस समय पे भी लिखा था, मनोबल बढ़ाया था कि न्याय जो है, आप न्याय के लिए, न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। आप लोग बिल्कुल जाइए। और कोई भी विद्यार्थी से, मैंने सभी से कहा था कि आप कुछ भी ऐसा ना लिखेंगे कि जिससे उनका उत्साह कम हो। आप लोग बढ़िया अच्छे से तरीके से लड़िए, ये आपका मामला है। आप गए, आप लड़े, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अब हमें लगता है कि उस न्याय से हम संतुष्ट नहीं है, तो हम न्यायपालिका में जाएंगे। उसको लेकर आप लोग जिस प्रकार से ये चला रहे हैं कल से मैसेज, क्या ये होगा वो होगा, ये गलत है। ये आपके सिद्धांतों से परिचय कराता है, आपकी परवरिश बताता है, ये आपके संस्कार बताते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी, अब हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार के बीच में इस तरीके के संदेश प्रसारित ना करें। और अगर आप करते हैं तो मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर उसके लिए फिर हम भी आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारा शांत रहने का मतलब ये नहीं होता है कि हम चीज़ों को नहीं समझते हैं। हम अपने संस्कार और सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं, इस कारण हम कभी कुछ नहीं कहते हैं। अब बात करते हैं रीमेंस की। तो रीमेंस जो है वो बिल्कुल अटल सत्य है। कल का जो जजमेंट आया उसको हमने अध्ययन किया, और उसके पश्चात हम अपने माननीय हाईकोर्ट एडवोकेट श्री विभोर खंडेलवाल सर के पास पहुंचते हैं, और उन्होंने भी इसका अध्ययन किया। और अध्ययन करने के पश्चात ये तय किया गया कि इस जजमेंट में जो 7 अप्रैल का जजमेंट था उसका मैंने रेफरेंस लिया ही नहीं गया है कि वो जजमेंट क्या था। जब उस जजमेंट में ये क्लियर कर दिया गया था कि ये पूरी प्रक्रिया ही असंवैधानिक है, तो किसी भी प्रकार का मुख्य परीक्षा बचती ही नहीं है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। चूंकि एक चीज और हो सकती है कि संबंधित केस जो चल रहा था उसमें जो पार्टी थी उन्होंने कुछ अच्छे से पक्ष नहीं रख पाया, और उन्होंने ये स्पष्ट नहीं कर पाया कि क्यों रीमेंस हो रही है। तो कोई बात नहीं, जजमेंट आ गया है। अब हम लोक सेवा आयोग का इंतजार नहीं करेंगे कि वो डबल बेंच में कब जाएगी, कब नहीं जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी, ये उनका मामला है। पर हम इसको लेकर अब डबल बेंच में जाने वाले हैं, और वो इसलिए लगा रहे हैं आज का क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि ये रीमेंस जो है वो एक न्याय की लड़ाई है, एक संविधान की लड़ाई है, संवैधानिक नियमों की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हमने शुरुआत से लड़ा है और इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाना है। तो आप लोगों का समर्थन था, आप लोगों ने कहा, हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कल से रात भर बराबर इस याचिका पे काम चल रहा है, आज भी काम चल रहा है। यही कारण हुआ कि कल हमने आपको वीडियो बनाकर नहीं भेज पाया। तो अब हमें वीडियो इसलिए बना रहे ताकि आपको सारी चीजें बता सकें। तो एडवोकेट साहब ने पूरी अध्ययन कर लिया है और क्लियर है, डबल बेंच में हमारी जीत निश्चित होगी। इसके अलावा ये जो जानकारी है ये यहाँ से लेके दिल्ली तक पहुंच गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट श्री विवेक तनखा साहब तक भी पहुंच गई है, और अन्य जो बड़े बड़े एडवोकेट हैं हमारे साथ में
जिनके माध्यम से हमारी केस की लड़ाई निरंतर चल रही है, उन तक पहुंच गई है और पूरी तैयारी है। तैयारी इस बार इस प्रकार है कि हाईकोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के लिए हम तैयार हैं कि यदि हाईकोर्ट, पहले तो हमें पूरा भरोसा है कि हम हाईकोर्ट से ही जीत के आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। इन केस अगर 1-8% कोई समस्या आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसके संबंध में केस दायर हम करेंगे। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग निराश ना हो। ये जो लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है और संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए हम तत्पर तैयार हैं और इस लड़ाई को हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि हम इसको अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, हमें कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई हमको सड़कों पर नहीं उतरना है। हम माननीय न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं और उसी कानून के अनुसार, उसी संविधान में आस्था रखते हुए हम न्यायपालिका की शरण में जा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा एक आग्रह रहेगा कि पैसे के अभाव के कारण हम किसी भी प्रकार से इस केस में पीछे न हटें। तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आप लोग अपना इसमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें। आप लोगों ने टेस्ट सीरीज लगाई होंगी, 5-5 हजार रुपए दिए होंगे, सारी चीजें की होंगी। क्या अर्थ निकलता है उनका यदि ये मुख्य परीक्षा सबकी नहीं होती है? तो यहाँ पर जितना आप सहयोग कर सकें, जितनी आपकी क्षमता हो, 5,000, 10,000, 2,000, 2,100, 1,100, 1,000, आप लोग इसमें सहयोग करें। पूरी डिटेल आपको भेज दी जाएगी, पूरा आपका हिसाब किताब रखा जाएगा, पूरी इसकी आपको पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ आपको जानकारी उपलब्ध कराएगी। और कराने के पश्चात आप लोग इस बात का विश्वास रखें कि आपकी जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो आपके अधिकार के लिए लड़ी जा रही है। ये जो लड़ाई है किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है वो 10,000 विद्यार्थियों की लड़ाई है और वो 10,000 विद्यार्थी जो हैं वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। क्या हमारे साथ अत्याचार नहीं हुआ? क्या हम मुख्य परीक्षा से पहले इस असंवैधानिक नियमों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे? क्या इसका हमारे परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ा? तो क्या हमारे अधिकार नहीं है? बिल्कुल हमारे अधिकार हैं और हम इसको लेकर रहेंगे। जब सब कहते थे कि किसी भी प्रकार से रीमेंस नहीं हो सकता है, सब निराश थे, तब भी मैं यही बात कहता था कि रीमेंस होगा, 100% होगा और एक दिन इंतजार कीजिए और वो दिन आया जिस दिन आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट रीमेंस की मिली। और मैं फिर से विश्वास के साथ आपसे कहता हूं कि रीमेंस फिर से होगा। रीमेंस के अलावा यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब चर्चा करते हैं कि रीमेंस क्यों होगा। तो आप लोग जानते हैं कि एक एग्जाम के 2 अलग अलग परीक्षाएं नहीं हो सकते हैं, 2 अलग अलग पेपर सेट नहीं हो सकते हैं। उनका क्वेश्चन लेवल क्या होगा, उनका स्केलिंग क्या होगा, ये कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं है। इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, रीमेंस होना चाहिए। प्रीलिम्स में रोस्टर लगा था, प्रीलिम्स में रोस्टर हटता है तो आयोग के अनुसार 2721 बच्चों की एंट्री होती है। जैसा कि कल के आदेश में कहा गया है कि 2721 विद्यार्थियों की स्पेशल मेंस कंडक्ट करवाई जाए। पर मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, रोस्टर तो मुख्य परीक्षा में भी लगा था और मुख्य परीक्षा में आरक्षित वर्ग के जो विद्यार्थी थे, SC ST OBC WS के जो छात्र थे, वो भी कुछ नंबर से रह गए हैं, उनकी एंट्री उसमें होना था। तो जब उनकी एंट्री नहीं होगी तो एक केवल एक स्तर पर न्याय कहां से उचित होगा? क्या वो मुख्य परीक्षा में डिजर्व नहीं करते थे? तो उनके अधिकारों का भी तो हनन हो रहा है यहां पर, इसलिए रीमेंस होगा। दूसरी चर्चा मैं करना चाहूंगा यहाँ पे, अभी समाचार पत्रों में एक मुद्दा लेकर बाकी बहुत ज्यादा चल रहा था कि स्त्री रोग विशेषज्ञ का केस था। उस परीक्षा में इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर बातचीत चल रही थी और उसमें ये क्लियर हो गया था कि जो आरक्षित वर्ग हैं उनके जो नंबर दिए गए हैं इंटरव्यू में वो बहुत कम हैं और अनारक्षित वर्ग को नंबर अच्छे मिले हुए थे। अब यहां पर ये चीज क्लियर हो चुकी है कि अगर स्पेशल मेंस होती है तो वो किसकी होगी? आरक्षित वर्ग की होगी, SC ST OBC WS छात्रों की मुख्य परीक्षा होगी। तो यहां पर हम किस प्रकार से विश्वास कर सकते हैं जब ऐसी चीजें हो रही हैं? यहां कहां गोपनीयता रही है? गोपनीयता तो भंग हो गई है क्योंकि ये स्पष्ट हो गया है आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की परीक्षा हो रही है। तो यहां पे संदेह विद्यार्थियों के मन में बना रहेगा कि हमको किस माइंडसेट के साथ नंबर दिए जाएंगे, किस माइंडसेट के साथ नहीं दिए जाएंगे। तो
तो ये तमाम तरीके के प्रश्न हैं, और ये प्रश्न मैं नहीं उठा रहा हूं, ये आप लोगों ने प्रश्न उठाए हैं। स्त्री रोग परीक्षा जो थी उसको लेकर आप लोगों ने ट्वीट किए हैं, आप लोगों ने टेलीग्राम में चर्चा की है कि ऐसा मामला चल रहा है। तो क्या वो मामला यहां पर लिंक नहीं करता है? क्या इस चीजों के ऊपर वहां पे प्रश्न चिन्ह नहीं बनता है? तो ये तमाम चीजें हैं। तो इस पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से एडिशनल नाम की मेंस नहीं हो सकती है। अब हम चर्चा करते हैं कि 89 पेजेस का जो 7 अप्रैल को जजमेंट आया था, उसमें पेज नंबर 89 पर एक स्टेटमेंट है माननीय न्यायालय का, और उसमें उन्होंने कहा है कि जब परीक्षा की प्रक्रिया मिडवे में प्रोसेस में चल रही होती है, ऐसी स्थिति में किसी भी विद्यार्थी का किसी भी प्रकार का कोई राइट नहीं होता है जब तक कि प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। और इसके अलावा उसमें लिखा गया है, चूंकि इस प्रक्रिया को, इस परीक्षा को पहले से ही ये मेंशन कर दिया गया था कि इसका निर्णय जो होगा वो माननीय न्यायालय की याचिका नंबर 542 के अधीन रहेगा। तो ये पहले से ही क्लियर हो गया था कि 542 का जो जजमेंट आएगा उसके अनुसार ही सब कुछ होना है। तो फिर किसी का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई राइट नहीं है, किसी का कोई इंटरव्यू का राइट नहीं है माननीय न्यायालय के जजमेंट के अनुसार, क्योंकि वो प्रक्रिया जो है वहीं पे निरस्त हो गई थी। तो ये निश्चित है कि इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी अधिकारों का हनन नहीं किया गया है। यदि स्पेशल मेंस होती है तो जरूर हजारों विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन होगा। तो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रीमेंस ही होगा। माननीय न्यायालय पे हमको विश्वास है, और अब हम माननीय हाई कोर्ट में हम याचिका लगाने जा रहे हैं। इसमें आप सभी लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि न्याय के लिए नहीं लड़ना भी एक अन्याय है। इसलिए न्याय पे विश्वास रखिए और लगातार अपनी लड़ाई को जारी रखिए। मैं अंत तक हार मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि मैं भारतीय संविधान में पूर्ण निष्ठा रखता हूं, पूर्ण विश्वास रखता हूं, और मुझे भरोसा है कि हमें एक बार न्याय मिला था और न्याय हमारा सतत जारी रहेगा। तो बहुत से छात्रों के कल से कॉल आ रहे हैं, हमारे मित्रों के कई लड़कियां हैं, लड़के हैं, लड़कियों की स्थिति बहुत गंभीर है। वो रो रही हैं इस बात को लेकर कि अब आगे क्या होगा। हम पे परिवार का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली का, शादी का प्रेशर है। मैं आप लोगों से कहूँगा थोड़ा धैर्य रखिए, न्यायपालिका पर विश्वास रखिए। हम लोग लड़ रहे हैं, पूरी टीम के साथ में काम कर रहे हैं, और इसके लिए हम मिलकर लड़ेंगे। आप लोग इतनी जल्दी से हार मत मानिए। ये आपके एक अच्छे लोक सेवक का परिचय नहीं है यदि आप तुरंत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आपके अंदर निगेटिविटी आ जाती है। यदि आप अच्छे लोक सेवक हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा फॉर्म में चल रहे हैं, हमारे मामा, और वो तो चलते हुए किसी भी कार्यक्रम में किसी भी अधिकारी को सस्पेंड कर देते हैं। तो आप जब अधिकारी बन जाएंगे, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बन जाएंगे, कोई भी अधिकारी बनते हैं, आप नायब तहसीलदार बनते हैं, वो आपको तुरंत सस्पेंड कर देंगे वहां से। तो आप क्या जिंदगी की हार मान लोगे क्या? ये आपकी तैयारी है, लोक सेवक आपको बनाने के लिए ये आपकी प्रिपरेशन चल रही है कि जीवन के उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। और कल भी मैंने स्टेटस डाला था, और आज फिर से वो लाइनों को दोहराऊंगा मैं कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। तो हारना नहीं है, और हमको लगातार लड़ना है। हमारे वकीलों पर हमको पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण विश्वास है कि वो हमको न्याय दिलवाएंगे, और इसकी लड़ाई जो है वो कल से ही शुरू हो चुकी है। कल ही काम शुरू हो गया था, और कल एक बहुत बड़ा काम शुरू हो चुका था। उसकी चीज़ें भी हमारे पास में उपलब्ध थी, लेकिन कल मैंने उसको इसलिए शेयर नहीं किया था। मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज कुछ लोगों की खुशी का दिन है, तो क्यों मैं उनको मजबूर करूं कि वो खुश रहें या रोएं या कुछ भी सैड हों। इसलिए वो मैंने शेयर नहीं किया था। आज रात में या कल मैं उसको शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो लोग इसमें विजयी हुए हैं उनको मेरी अस्थायी शुभकामनाएं हैं। अस्थायी शब्द का प्रयोग करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि वो स्थायी नहीं है और वो स्थायी कभी नहीं हो सकता है। ये लड़ाई है, लड़ाई जारी रहेगी, और फिर से एक बार वापसी होगी, और वापसी इस बात की होगी कि मध्य प्रदेश पीएससी 2019 होगा रीमेंस। रीमेंस अब अटल सत्य नहीं, रीमेंस अब महा अटल सत्य है। और मुझे पूरा भरोसा है
कि इसमें 2019 में सिर्फ रीमेंस होगा, और रीमेंस से अब हमारी भावनाएं जुड़ चुकी हैं, अब स्वाभिमान की लड़ाई हो चुकी है, संविधान के हितों की लड़ाई हो चुकी है, और हम उसको लड़ेंगे। और अभी फैसले के अनुसार कोई किसी को इंटरव्यू का नहीं कहा गया है। अगर हम उस जजमेंट के अनुसार बात करें तो उसमें भी अभी ये लिखा गया है कि 1918 विद्यार्थी और जो 2721 विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद में पूरे मुख्य परीक्षा का एक कंबाइंड रिजल्ट बनेगा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत, उसके बाद में ये रिजल्ट जारी होगा। तो 2700 में से अगर 500 लोग भी सिलेक्ट होते हैं मुख्य परीक्षा में, तो 500 तो 1918 में वो कम होंगे। रोस्टर हटता है मुख्य परीक्षा में तो 200 कम से कम, जब 2700 प्रीलिम्स में एंट्री हो सकती है तो 200 से 300 स्टूडेंट्स मुख्य परीक्षा में भी एंट्री करेंगे। तो लगभग में 800 से 900 विद्यार्थी वो होंगे जो कहाँ होंगे, अंदर मुख्य परीक्षा में प्रवेश करेंगे उसके अनुसार। तो 800-900 लोगों को तो तुम्हें बाहर निकलना है। आप लोग पता नहीं उसका अध्ययन कर पा रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं, वो अलग स्थिति है, लेकिन ये निश्चित है बाहर आपका होना तय है। लेकिन जो जजमेंट आया है उसके अनुसार प्रक्रिया तो आगे बढ़ ही नहीं सकती है। 87-13% का जो फॉर्मूला उसको भी हमने चुनौती दे दी है, तो आप निश्चिंत रहें, उस पर भी हम बिल्कुल श्योर हैं कि वो 100% उस फॉर्मूले को रिजेक्ट होगा हाईकोर्ट से, और अभी किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। 2021 की भी कोई मुख्य परीक्षा अभी हाल फिलहाल मेरे अनुसार, जो मैंने एनालिसिस कर पा रहा हूँ इस चीज का, उसके अनुसार अभी फिलहाल कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। क्योंकि लोग आपको भड़काएंगे कि आप 21 पे फोकस कर लो, आप ये कर लो, क्या पढ़े हो, 19 जाने दो। नहीं, हम ऐसे नहीं जाने देंगे 19 को, हम 21 भी देंगे, 19 भी देंगे। 21 की अभी परीक्षा नहीं होने वाली है, वो जब होगी उसके लिए आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन अपनी लड़ाई भी लड़ते रहिए। ये हमारा अधिकार है लड़ना, और हम निरंतर लड़ते रहेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक हार कर न बैठना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। व्यस्तताएं बहुत हैं, और वो व्यस्तताएं सिर्फ और सिर्फ ये केस के कारण हैं, क्योंकि हम केस पे काम कर रहे हैं, पिटीशन बन रही है, सारी चीजें हो रही हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इस कारण सभी से बात फोन पे नहीं कर पाते हैं, तुरंत नहीं कर पाते हैं। जैसे ही फ्री होता हूं मैं सभी को कॉल बैक भी करूंगा, सबसे बात भी करूंगा। इस वीडियो में सारी जानकारी दे रहा हूं मैं, और आगे भी वीडियो के माध्यम से जानकारी देता रहूंगा, आपको फोन पे टेलीग्राम पे जानकारी देता रहूंगा। आपको कोई भी समस्या है आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा फोन नंबर है जो वो है 9575476341, 9575474741। इस नंबर पे आप कॉल कर लें। आपको अगर तत्काल कॉल नहीं पिकअप कर पाए तो बाद में हम कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है। और इस पर आप सभी लोग जुड़ें, आप सभी लोग जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर एक जीत होगी, क्योंकि संगठन में बहुत ताकत होती है और हम अपनी एकता के साथ लड़ेंगे। हमको भ्रमित नहीं होना है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। आप विश्वास बनाए रखिए। आपका पूर्व में विश्वास था जिस प्रकार से हमारे ऊपर, और पूर्व के विश्वास का हमने आपको परिणाम दिया। हमारे माननीय हाईकोर्ट के एडवोकेट ने आपको वो चीज दी, आपको वो रीमेंस दिया। तो मैं कहूंगा कि हमारे वकीलों पर पूर्ण निष्ठा बनाए रखें, हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास करके रखें आप। निश्चित तौर पर यह सफलता हमको मिलेगी। तो आप लोग तैयार रहें, हम आपको पूरी अकाउंट डिटेल्स वगैरह सारी चीजें भेज देंगे। यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के लिए लड़ाई के लिए हम बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार हैं, और आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर आप तैयार हो जाइए। और आप लोग, आपके 2-4-5 हजार से बढ़कर तो नहीं हो सकती ना कोई चीज। मुख्य परीक्षा जो है उसके आगे 2-5 हजार कुछ नहीं है ना। मुख्य परीक्षा आपका भविष्य है, आपका सपना है। 571 पोस्ट हैं, और वो 571 पोस्ट ऐसे नहीं जाने देंगे। उन 571 पोस्ट पर हमारा अधिकार है, हम फाइट करेंगे। हमको परिणाम को लेकर हमको चिंता नहीं है, हमको चिंता है एक नियम अनुरूप परीक्षा में बैठने का, एक संवैधानिक परीक्षा में बैठने का। मुझे एक बात बताइए, जिस नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है, क्या सिविल सर्विस रूल्स 2015 में ऐसा कोई प्रावधान है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन की कोई चीज हो जाए? ये कोई वनडे एग्जाम नहीं है जिसमें ऑब्जेक्टिव हैं और उसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपने लागू कर दिया। ये 3 लेयर एग्जाम है, इसमें मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव है, लिखा जाता है उसमें मुख्य परीक्षा के उत्तर।
यहाँ ये फॉर्मूला चल ही नहीं पाएगा, और ये फॉर्मूला है ही नहीं। एमपीपीएससी जो परीक्षाएं कराती है वो परीक्षाएं किससे कराती है? सिविल सर्विस रूल से, और सिविल सर्विस रूल्स में इस फॉर्मूले का कोई प्रावधान नहीं है। तो माननीय आयोग क्या करता है क्या नहीं करता है वो एक अलग विषय है, वो इसको लेकर आज मीटिंग कर रहे हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, पर हम जाएंगे और हम जीत कर आएंगे, और ये लड़ाई हमारी अनवरत जारी रहेगी। आज बहुत से लोग बोल रहे थे मिलने के लिए, हम शाम का एक प्रोग्राम बना लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं सभी लोगों के साथ में। टेलीग्राम पे आपको समय और स्थान बता दिया जाएगा, वहाँ हम लोग मिल लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी अकाउंट की डिटेल्स इसमें मिल जाएगी, जिसमें आप सहयोग करते रहें। टेलीग्राम पे आप उसके स्क्रीनशॉट शेयर करते रहें, जो शेयर कर सकते हैं वो शेयर करते रहें। और जो लोग, कई लोग हैं हमारे शासकीय सेवक भी हैं, वो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, तो वो चीज़ें वो शेयर नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप पर्सनल भेज सकते हैं ताकि हम अपने रिकॉर्ड में उसको शामिल कर सकें कि आपकी तरफ से भी सहयोग प्राप्त हुआ है। तो आप लोग सहयोग करें, बिना सहयोग के कुछ नहीं होगा, ये बात याद रखना। अब पीछे नहीं हटना है, और पैसों की वजह से तो बिल्कुल नहीं हटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लड़ाई जो है हमारी वो जारी रहेगी। तो आप विश्वास रखें, जीत 1000% तय है, और इस जीत को बहुत जल्द आपके सामने रख देंगे। 87-13% फॉर्मूले की भी जीत रखेंगे और रीमेंस की भी जीत रखेंगे। न्यायपालिका पे भरोसा रखिए आप, वहां देर है अंधेर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी लड़ाई जारी, हमारी जंग की शुरुआत जारी है। मुझे तो मजा आता है चैलेंज में, चैलेंज मिला है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और पुनः आगे बढ़ते हैं। हमने 16 महीने दिए हैं इस लड़ाई को, कितना संघर्ष किया है, उसको इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ये हमारा अधिकार है। जो छात्र उस समय मुख्य परीक्षा से पहले कहते थे कि ये असंवैधानिक मुख्य परीक्षा है, पोस्टपोन 2019 मेंस, ट्विटर पर ट्वीट कर रहे थे, और जैसे मुख्य परीक्षा में आपका चयन हो जाता है तो आप कहते हैं नहीं ये संवैधानिक परीक्षा है। कुछ परमानंद जैसे है ना यूट्यूबर्स हैं, और वो उस समय मुझे पर्सनली कॉल कर करके परेशान करते थे कि आकाश ये मुख्य परीक्षा नहीं होनी चाहिए, ये गलत नियमों पर है। ये कॉपी पेस्ट वाले टीचर हैं, ठीक है, बहुत बड़ी संस्था है उनकी, ठीक है, और बहुत बड़े कॉपी पेस्ट करके नोट्स बनते हैं उनके। वो उस समय मुझे 50 कॉल करते थे और कहते थे ये मुख्य परीक्षा नहीं होनी चाहिए आकाश, ये गलत हो रहा है, कंटिन्यू लड़ो, जो सहयोग चाहिए हम लोग हैं, तैयार हैं, सारी चीजें। और मुख्य परीक्षा हो जाती है, उसके बाद में कहते हैं कि नहीं संवैधानिक नियम था। तो तुम जो है मतलब बात बात पे पलट जाते हो, ठीक है, तुम्हारे कोई आदर्श नहीं है, तुम्हारी कोई नैतिकता नहीं है, तुम्हारे कोई मूल्य नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। ऐसे लोगों से बच के रहें। इनको तो जवाब हमारा रीमेंस था, और इनको जवाब फिर से रीमेंस होगा। कुछ नहीं कहना है इनसे, इनको जवाब देंगे हम, लेकिन हम रिजल्ट का जवाब देंगे रिजल्ट से। एक तो ट्वीट करते हैं कुछ समय पहले, जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वो, और वो कहते हैं कि 2019 की मुख्य परीक्षा संवैधानिक थी, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। मतलब माननीय न्यायालय से बढ़कर हैं वो। जब माननीय न्यायालय ने 7 अप्रैल को यह तय कर दिया था कि पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक है, अल्ट्रा वायरस है, उसके बाद वो महोदय कहते हैं कि नहीं ये परीक्षा संवैधानिक थी। मतलब वो संविधान से और न्यायपालिका से भी ऊपर हो गए हैं। अरे तुमको छापना है अपने यहाँ कोचिंग में नाम तो छाप लेना, लेकिन संवैधानिक नियमों के बाद छाप लेना। संवैधानिक नियमों पर परीक्षा हो जाए उसके बाद छाप लेना। थोड़ा बहुत तो शर्म आनी चाहिए आपके लिए, सभी विद्यार्थी हैं। और जब आप उस समय पे इस बात को लेकर खड़े थे कि असंवैधानिक नियम है, तो आपको आज भी खड़े रहना चाहिए था कि असंवैधानिक नियमों पर परीक्षा हुई है और संवैधानिक नियमों पर यह परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन तुमको तो अपनी दुकान चलाना है, क्योंकि तुम शिक्षक नहीं हो, तुम व्यापारी हो, और तुम अपना व्यापार कर रहे हो और व्यापार ही करते रहोगे। शर्म आती है मैं आपको शिक्षक बोलने में, और न मैं कभी आपका शिक्षक के तौर पर सम्मान करता हूं, याद रखना। तो आप लोग विद्यार्थियों से मेरा आग्रह रहेगा, ऐसे लोगों से बिल्कुल ना भटकें। ये जो है इनका भटकाने का काम है, इनका अपना व्यापार किस प्रकार से चले ये करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। न ये आज तक तुम्हारे साथ किसी भी आंदोलन में खड़े होंगे, ना ही कभी भी ये आपको किसी भी प्रकार का सहयोग करेंगे। इनको तो टेस्ट सीरीज लॉन्च करना है, इनका तो उद्देश्य ही है गलत नियमों पर परीक्षा हो, बार बार हो, ताकि हमारी नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो और आप उसको ज्वाइन करें।
तो ये है, हमें किसी से ना भिड़ना है, ना किसी को हमें जवाब देना है टेलीग्राम पे। जिसको जो करना है करता रहे, हमको भटकाव बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं सभी साथियों से, जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, उनसे कहूंगा अपने पथ पर, अपने लक्ष्य पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेहनत कीजिए और उसी में लगना है। हमें अपनी फिजूल की ऊर्जा का वहन नहीं करना है। गलत कार्यों में, गलत चीजों में जवाब देने में उनको किसी भी प्रकार का समय हमको व्यर्थ नहीं करना है। हमको एक दिशा में, सही दिशा में हमको काम करना है और हम करते रहेंगे। जो भी सूचना होगी आगे की आपको दे दी जाएगी। आप लोग निरंतर अपना आर्थिक सहयोग करें, बढ़ चढ़कर सहयोग करें। आप अकेले नहीं, जहां तक वीडियो पहुंच रहा है, जहां तक मैसेज पहुंच रहा है, आप लोग अपने साथियों से, जो रीमेंस के साथी हैं, उन साथियों को कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और उनसे भी कहिए कि आप सहयोग कीजिए, क्योंकि ये 2-5 हजार आपके भविष्य ऊपर नहीं हो सकते हैं। उनको जोड़िए, हमारे जो चैनल हैं उन पे जोड़िए टेलीग्राम पर। एक तो रीमेंस अटल सत्य है, ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। एक आकाश पाठक ऑफिशियल चैनल है, उसको सर्च कर सकते हैं और वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। उन लोगों को लिंक भेजिए और उससे जोड़िए उन लोगों को, ताकि उनको पता चल सके कि हाँ, उनके अधिकारों की जो लड़ाई है वो निरंतर जारी है और हमको रुकना नहीं है। तो बस इसी के साथ में मुझे लगता है कि वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है। जो भी जानकारी होगी आगे हम आपको दे देंगे। निश्चिंत रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप जब जितना हंसेंगे, जितना खुश रहेंगे, जितना सकारात्मक रहेंगे, विश्वास कीजिए उतनी सकारात्मक चीजें होंगी। किसी भी विद्यार्थी को घबराने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हमेशा बोलता है किसी भी सभा में, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है, तो मैं भी आपसे कहूंगा कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिंदा हैं और जिंदा रहने का सबूत देंगे और रीमेंस करवा के रहेंगे। अभी तो देखिए खेल शुरू हुआ है और इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है ये समय बताएगा। ओके, तो लड़ते रहो, इंतजार करते रहो, सहयोग करते रहो। आगे मिलते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि समय की अल्पता है और अपना काम करते हैं और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।